हे हिंदू शक्ती संभूत दीप्तितम तेजा, हे हिंदू शक्ती संभूत दीप्तितम तेजा, हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओजा, हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा, हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, प्रभो शिवाजी राजा। जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, बात हो रही थी दिल्ली अभियान की। उत्तर हिंदुस्तान में जो व्यवस्था कायम हुई थी उसे देख के नाना पुणे लौटे। दूसरे दिन तुरंत अपने सारे यात्रा का ब्यौरा शाहू महाराज के सामने रखने के लिए वो सातारा निकल गए। 15 जुलाई से 29 सितंबर तक नाना सातारा में ही सरकारी कामकाज में व्यस्त रहे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी गोपिकाबाई और चिमणाजी पुत्र सदाशिवराव उनके साथ थे। अपनी यात्रा का पूरा तफसील उन्होंने शाहू के सामने रखा। फिर इन दोनों ने बातचीत कुछ की, रणनीति कुछ बनाई, लेकिन उनकी जानकारी आज हमें नहीं है। लेकिन बाद में जो घटनाएं घटी हैं उनसे निश्चित अनुमान लगाया जा सकता है कि उन दोनों में क्या बात हुई थी। वैसे नाना ने अपने रोजनिशी में लिखा है भय के बारे में। उसका लब्बो लबाब ये है कि भय बिन होय न प्रीत। ये पॉइंट बड़ा जम के रखा है नाना ने। तो हम समझ सकते हैं कि भय बिन होए न प्रीत किसके लिए कहा था, क्योंकि नाना बंगाल, बिहार, राजपूताना, माड़वा सब जगह नाना घूम के आए थे, तो वो इसका मतलब जानते थे। भय बिन होए न प्रीत, बंडखोरी और राष्ट्रद्रोह, इन दोनों अपराध का स्वराज्य में कोई स्थान नहीं है और ये अपराध करने वालों को कोई भी क्षमा नहीं देना चाहते नाना। ये दो तो निश्चित विधेय ऐसे हैं कि लगता है इन दोनों में इसी विषय पे सातारा में बातचीत हो गई और शाहू महाराज ने इन दोनों विधेय पर मोहर लगा दी है। ये तो हम जानते हैं कि लश्करी ताकत के बिना कोई चारा उस जमाने में भी नहीं था, आज भी नहीं है और अगली युगों तक नहीं रहेगा। वैसे हमारे चच्चा जी है ना, उनको लगता था पूरी दुनिया का हनीमून शायद भारत में ही मनावे, क्योंकि चच्चा ने सीधे तौर पे कहा था कि हमें लश्कर की ज़रूरत नहीं है। अब क्या बोलूँ इसको, कौन से पता नहीं। चलो आज विषय नहीं, आज बहुत सारा हमें कवर करना है। वैसे नाना को ये अंदाज आया था उत्तर हिंदुस्तान के अभियान में कि बुंदेलखंड में अभी भी स्थिति कमज़ोर थी। प्रयागराज, अंतर्वेद, राजपूताना, बंगाल, बिहार, इन सभी को काबिज करना भी मराठाओं का बाकी था। बुंदेलखंड और बघेलखंड पूर्ण तरह से अपने हाथ में आना जरूरी था, क्योंकि यहाँ लॉन्च पैड सिद्ध होने वाला था अगले अभियान के लिए। गढ़ा, मंडला, ओरछा, झांसी, दमोह, ललितपुर, सागर, इन सभी में नाना वास्तव्य करके आए थे, इसीलिए परिस्थिति देखने के लिए। और उधर हमारे रघुजी चाचा भोसले नागपुर में, वो दिमाग में उनके अभी भी वही षड्यंत्र चल रहा था। तो ये रघु जी की ये जो विवंचना खड़ी हो गई है ना मराठी राज्य के लिए, वो मराठाओं को काफ़ी परेशान कर रही थी, क्योंकि सामने उनके रघु जी खड़ा था। क्योंकि रघु जी मदद करना तो दूर, अड़ंगा डालने में एक्सपर्ट बन गया था।
और अड़ंगा फिर से डालने के लिए वो बिल्कुल तैयार भी था। जैसे मैंने कहा कि रघुजी ने जीएसटी कलेक्शन प्रमुख के तौर पे प्रयागराज, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, अभी वहाँ तक उसने जीएसटी कलेक्शन किया है और वहाँ के जो राजे थे या रियासतदार थे उनसे पैसे लूटे हैं। अब जहाँ या मराठाओं ने जहाँ पर इतर सरदार या वकील नियुक्त किए थे उनसे रघुजी का झगड़ा हुआ, क्योंकि वाद उत्पन्न होना स्वाभाविक था, क्योंकि जो पैसा आता था वो रघुजी अपने पास रखता था, पता नहीं कितने देता था या नहीं देता था सातारा तिजोरी में। नाना का और एक उद्देश्य था, धार्मिक स्थलों को मुक्त करके 1737 के संधि को उसको अमल में लाना था, क्योंकि उसकी दादी राधाबाई इस विषय में काफी ज्यादा सक्रिय महिला थी। वो भूली नहीं थी, इसलिए वो 1737 की संधि नाना को हमेशा से याद दिलाती थी। नाना 1.5 साल तक देशाटन तो करता रहा। गोपिकाबाई उसके साथ थी। लौटते समय फिर जैसे खानदेश में आए तो नाना को पता चला कि गोपिकाबाई गर्भवती है। आगे फिर जुलाई 41 में उन्हें विश्वास पुत्र प्राप्ति हुई है। उसका भी बताना जरूरी है। उसका नाम है विश्वास राव। अब विश्वास राव जिसने युवावस्था में ही अतुलनीय शौर्य दिखा के पानीपत में अपना नाम अजरामर किया है। आऊंगा इसके विषय में आगे, अभी तो उसका जन्म हुआ है। रघुजी अब मित्रों इतना बेमुरव्वत हो गया था कि बिना अनुमति प्रयाग में जीएसटी वसूल करने वो गया था और इससे संबंध और ज्यादा बिगड़ा। अच्छा, गया तो गया भाई, तिजोरी में पैसे तो जमा करो। सातारा तिजोरी में वो भी जमा नहीं करवाई। मैंने परसों ही कहा था, ये लालच और स्वार्थ अच्छों को बर्बाद कर देता है। शाहू ने एक बड़ा तीखा पत्र रघुजी को लिखा है। नाना को भी रघुजी के व्यवहार से प्रचंड घृणा थी, इस अवगुण से घृणा थी। लेकिन रघुजी तो 1741 के आते आते बहुत बड़ा सरदार बन गया था और शाहू ने, जैसे मैंने बताया, वैयक्तिक रिश्तेदारी भी उससे कायम कर रखी थी। और सातारा तिजोरी में पैसे जमा करने के बजाय खुद के पास रखने से अब वो सदन अमीर भी हो गया था। तो ये स्वच्छ भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार और चोरी से शाहू और नाना दोनों बहुत परेशान हो गए थे। नाना ने तो मन ही मन शायद निश्चय किया था कि रघुजी का ये जो प्रकरण है ये न केन प्रकारेण निपटाना पड़ेगा। 1741 में पुनः उत्तर हिंदुस्तान की मुहिम शुरू करने का निर्णय नाना ने जब लिया तो उसके मन में यही भाव होंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 दिसंबर 1741 को नाना पुनः मालवा गया है। आ रहा हूं उसके ऊपर। लेकिन ये जो उत्तर हिंदुस्तान की दिसंबर की मुहिम थी, उसके 4 महीने पहले ये शाहू ने और नाना ने डिसीजन लिया था। लेकिन इस विषय में बहुत ज़्यादा गुप्तता रखी गई थी रघुजी के लिए। विशेषतः शाहू के पत्नी तक कानों कान किसी को खबर नहीं थी कि ये अभियान शुरू होने वाला है। बखर में लिखा है कि हालांकि वह पैसे का झोल करता था, लेकिन अपने फौज के लिए रघुजी सर्वे सर्वा था। शिंदे होलकर जैसा दिखावा वो नहीं करता था। अपने बाकी घोड़े सवारों के साथ घोड़े पे ही अक्सर रोटी खाया करता था। सारे पैसे अपने फौज में बराबर वो बांटता था। श्री राम और श्री शिवराय की कृपा
कृपा का कायम वो अभिलाषी रहा है। बाजीराव के समय उसने छेड़ी हुई जो कर्नाटक मुहिम थी ना, 26 मार्च से 1741 में उसने फिर शुरू की। और फिर वो तो जीतना ही था, वो तो आधी अधूरी उसने अपने आप छोड़ी थी ये सतारा के गद्दी के चक्कर में। अच्छा, कर्नाटक में वो जब जीत गया तो वहाँ पे 1741 में वो रुका नहीं, वो गया त्रिचनापल्ली गया, राजा चंदा को कैद कर लिया और जून 41 में रघुजी उसको लेके सतारा शाहू के सामने पहुंचा। 27 तारीख को शाहू से रघुजी मिला, उसने अपना रिपोर्ट कार्ड दे दिया। अब घटित वर्तमान उसने शाहू छत्रपति के सामने जब निवेदन किया तो शाहू छत्रपति बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने अभिनंदन का वर्षाव रघुजी पे किया। सेना साहिब को उन्होंने वस्त्र भेंट दे के पूरे दरबार के सामने सम्मानित किया है। रघुजी ने नाना विद्वेष को अपना अभियान जैसे बनाया था। वो बाजीराव और दाभाड़े सेनापति का मैंने बताया था ना, उन दोनों की रस्सी खेच, उन दोनों की का अहंकार, दोनों में जो वितुष्ट था उसकी परिणति क्या हुई थी। परिणति आखिर में सेनापति दाभाड़े की डबई में जो हार हुई थी उसमें हुई थी, याद है ना आपको। और बाद में दाभाड़े परिवार पूरी तरह से स्वराज्य से उनकी जैसे क्या कहते हैं उसे, वो कट गया पूरा स्वराज्य के पूरे अभियान से। बाद में मैंने उनका इतिहास आपको विस्तार में बताया है। दाभाड़े परिवार उसके बाद स्वराज्य से जुड़ ही नहीं पाया। नाना रघुजी में मित्रों अब वही शुरू था जो दाभाड़े और बाजीराव में था। शाहू ने मुगल नीति शायद अपनाई थी उस वक्त। दो लड़ रहे हैं, अपने ही सरदार है लेकिन लड़ रहे हैं, चलो अभी कुछ मत करो, एक की जीत होने के बाद फिर देखेंगे, फिर बाद में शिष्टाचार हम शुरू करेंगे। शायद यही नीति जो मुगलों ने वर्ष वो वही अपनाई थी, वही शाहू ने भी अपनाई। उन्होंने रघुजी को तुरंत सतारा से नागपुर रवाना कर दिया। उसके साथ शाहू ने अपना वकील भास्कर राम को भी भेज दिया। लेकिन रघुजी चालाक था। रघुजी ने नागपुर जाके भास्कर राव को दरबार की जगह बंगाल की व्यवस्था में भेज दिया। नाना, जैसे मैंने कहा, उत्तर हिंदुस्तान के दूसरे अभियान पे निकल चुका था। नाना ने शिंदे, होलकर, पिलाजीराव जाधव तथा अंबाजी पुरंदरे को भी अपने साथ लिया था। नाना बुरहानपुर पहुंचा, बुरहानपुर से मालवा पहुंचा। वहाँ के जितने भी छोटे मोटे संस्थान थे, रियासतदार थे, उनसे जीएसटी संकलन किया। इसमें पूरा 1 साल का समय लगा नाना को मित्रों। 1 दिसंबर 1741 को नाना ने पुणे छोड़ा। जैसे मैंने कहा, जनवरी 1742 को नाना खानदेश पहुंचा। फरवरी 42 को नेमाड़ मालवा पहुंचा। मार्च अप्रैल को गढ़बंडला पहुंचा। मई और अगस्त में दमोह, सागर, ललितपुर और आसपास का बुंदेलखंड का जो इलाका था वहां पे नाना ने गुजारे। 19 अक्टूबर 1742 जो मन में था वही अघटित इस दिन हो गया। रघुजी भोसले ने पेशवे के साथ आमने सामने वाला युद्ध छेड़ दिया। यहाँ बाबूराव और पिलाजी गायकवाड़ भी उसके साथ थे, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। खैर वो तो हार गए। अब बताऊंगा मैं क्या हुआ। जनवरी 1743 जनवरी में नाना प्रयाग में था। 24 फरवरी को नाना काशी और गया में पाया गया। मार्च में मुर्शिदाबाद, खड़गपुर, बीरभूम में
नाना गए। अप्रैल और मई 43। अप्रैल और मई में नाना ने प्रत्यक्ष अली वर्दी से मुलाकात की। उसके पहले अली वर्दी को रघुजी भोसले ने ऑलरेडी हराया था। कल बताऊंगा उसकी डिटेल। अप्रैल और मई में नाना अली वर्दी से मिला। उसके बाद फिर नाना छोटा नागपुर लौटा। छोटा नागपुर से मिर्ज़ापुर गया और जून 43 में नाना पुणे लौटा। गोपिका बाई को शनिवारवाड़ा छोड़ा और तुरंत उसी दिन नाना सातारा चले गए। यह है नाना का दूसरा अभियान। लेकिन ये दूसरे अभियान में बहुत कुछ हो गया। क्या हो गया देखते हैं कल। वंदे मातरम।